जब यहाँ पर बाहर से कोई भी आक्रमणकारी आता था, हमारे ही राजा उसको सहयोग करते थे। हम आपस में लड़ रहे होते थे। आपसी रंजिश को हम दूसरे के कंधे पर बंदूक रख करके चला करके निकालने का काम करते आए हैं। यहाँ ब्राह्मण का सम्मान गया, यहाँ क्षत्रिय का सम्मान गया, यहाँ वैश्य का सम्मान गया, यहाँ गुज्जर का सम्मान गया, यहाँ जाट का सम्मान गया, यहाँ राजपूत का सम्मान गया, यहाँ अहीर का सम्मान गया। सबका सम्मान मिट्टी में मिल गया। किस लिए? कि अपने सम्मान के लिए लड़ रहे थे, अपने अहंकार के लिए। देखो भाई, मिहिर भोज हमारा था, गुर्जर कहें तो राजपूत कहें हाँ भाई आपका भी था, हमारा था, सभी के होते। अब राजपूत कहें मिहिर भोज हमारा था, बिल्कुल भाई आपका भी था और हमारा था, हम भाई भाई ही तो हैं। आज आप जहां पर शक्ति में है, सशक्त है, वहां पर अपना वर्चस्व दिखा सकते हैं। कल दूसरा समाज है जहां शक्ति में होगा, जहां मजबूत स्थिति में होगा, अपना वर्चस्व वहां पर आपको दिखा देगा। एक प्रतिनिधि जब कुछ गलत होने वाला हो, खामोश बैठा हुआ है, तो वह भी कटघरे में खड़ा है। और जब आप गलत कर रहे हैं, कोई वहां पर आपका गलती में साथ दे रहा है, वह भी कटघरे में खड़ा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हमारे देश भारत पर बार बार आक्रमण हुए हैं और हमें गुलाम बनाया गया। तो क्या भारतवासियों में वीरता की कमी थी? आज इस पर ही बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महंत जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्रिय विपिन जी, वास्तव में पत्रकारिता वही है जिसका समाज को भी लाभ हो। और अगर आप ऐसे मुद्दे लेकर के आते हैं जहां समाज के अंदर भले ही कम लोग देखें, भले ही कम लोग सुने, लेकिन एक ऐसा संदेश जाए जो कि समाज को जागृत करे और नई दिशा उन्हें दे, तो निश्चित रूप से वह बेहतर होता है। ऐसा अच्छा विषय लेकर आने के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। स्वामी जी, भारत पर बार बार आक्रमण होते रहे और हम लोग गुलाम होते रहे, तो सवाल ये है कि क्या हमारे लोगों में वीरता की कमी थी? देखिएगा प्रियवर, कि एक पेड़ को उसके फल के कारण जाना जाता है। हम यहाँ आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, इसको कहेंगे आम का पेड़, अमरूद का पेड़, संतरे का पेड़। फल के कारण, परिणाम के कारण हम पेड़ को जान रहे हैं। हमारे परिणाम हमारे अंदर की योग्यता को परिभाषित करते हैं। हमारी सफलता हमारी योग्यता को परिभाषित करती है। अगर हम सीधी नज़र से देखें तो यही दिखाई देगा कि भले ही हम बहुत बखान करते हों, हम इतने बहादुर थे, हम इतने बहादुर थे, हम इतने वीर थे, लेकिन यह एक कड़वी सच्चाई है कि थोड़े से लोग आते थे, कभी 1000, कभी 1200, कभी 2000, कभी 2500, और हमें पूरे देश को गुलाम बना करके चले जाते थे। एक समय ऐसा था जबकि यह बात कही जाती थी कि भारत तो बिल्कुल अजेय है, दुर्जय है, इसको जीता नहीं जा सकता है। फिर यहां पर मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करते हैं। वजहें तो बहुत सारी लंबी रही, लंबी बात हो जाएगी। उसके बाद सिंध के राजा को हरा देते हैं और उसके साथ कोई भी नहीं जाता है। देखते हैं भाई, सिंध के राजा लड़ रहे हैं, तो जो लिफाफे में हवा थी वो निकल जाती है। सबको पता चल जाता है कि यह देश छोटे छोटे राज्यों के रूप में विभक्त हो चुका है, जहां दूसरे से किसी को मतलब नहीं है। फिर अलग अलग लोग आते रहे, हमें हराते रहे। उससे पहले भी आक्रमण देश पर हुए हैं, लेकिन उसके बाद तो आक्रमणों की झड़ी लग गई। यहाँ पर शक आए, हूण आए, यहाँ तुर्क आए, यहाँ पर मुगल आए, यहाँ अंग्रेज आए, और जो भी आए हमें गुलाम बनाकर चले गए। अगर जलियांवाला बाग के बारे में बात करें, कितने अंग्रेज थे वहाँ पर? जो गोलियां चलाने वाले थे वो सारे के सारे ही तो भारतीय थे। भारतीयों को मार रहे थे, निर्दोषों को मार रहे थे। क्या उनके मन में यह ख्याल नहीं आ सकता था कि ये हमारे लोगों को हमसे मरवा रहे हैं? घूम करके वो 2-4 अंग्रेज खड़े हुए थे, उनको गोली नहीं मार सकते थे? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जब यहाँ पर बाहर से कोई भी आक्रमणकारी आता था, हमारे ही राजा उसको सहयोग करते थे। हम आपस में लड़ रहे होते थे। आपसी रंजिश को हम दूसरे के कंधे पर बंदूक रख करके चला करके निकालने का काम करते आए हैं। हमारे यहाँ वीरता की कमी नहीं रही है, हमारे यहाँ साहस की कमी नहीं रही है। आपसी फूट ने बड़ा गड़बड़ कर दिया है भाई। आज भी हम अपने अहंकार को लिए खड़े हुए हैं। देश जाए भाड़ में कुछ भी अक्ल नहीं आ रही। इस बात को भूल जाते हैं कि हमारी हालत क्या होती है। जब बाहर से आक्रमणकारी आए, हम चिल्लाते हैं कि उस आक्रमणकारी ने हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार किए, हमारी माँ बेटियों के साथ में बलात्कार किए, उनको अपने हरम में रखा, उनको अपने महल में रखा, रखैल बना करके रखा, हम पर टैक्स लगाए, हम पर ये चीजें की। अरे आक्रमणकारी अगर आएंगे तो वो तो ऐसा करेंगे, वो आपको गुलाम बनाएंगे। आप गुलाम बने क्यों?
फिर पूछे कि किसका सम्मान गया, यहाँ ब्राह्मण का सम्मान गया, यहाँ क्षत्रिय का सम्मान गया, यहाँ वैश्य का सम्मान गया, यहाँ गुज्जर का सम्मान गया, यहाँ जाट का सम्मान गया, यहाँ राजपूत का सम्मान गया, यहाँ अहीर का सम्मान गया। सबका सम्मान मिट्टी में मिल गया। किस लिए? कि अपने सम्मान के लिए लड़ रहे थे, अपने अहंकार के लिए बेइज्जती का सामना करना पड़ा। किसको बेइज्जती का सामना नहीं करना पड़ा? एक कौम तो बताएं किसको मैं यहां एक एक का नाम लूंगा तो सबको मिर्ची लग जाएगी। सबको बेइज्जती का सामना करना पड़ा, इसलिए कि अपने इज्जत के नाम पर अपने अहंकार को बहुत बड़ा बनाया हुआ था। यह दिक्कत की बात है। वीरता की कमी नहीं रही, साहस की कमी नहीं रही, एकता की कमी रही है। इसलिए हम बार बार गुलाम होते हुए आए हैं और यही हालत रहा, यही स्थिति रही तो निश्चित तौर पर भविष्य में भी हो जाएंगे। स्वामी जी, जिन लोगों ने आक्रमणकारियों से लोहा लिया, आक्रमणकारियों के साथ युद्ध किया, तो आज वो लोग अपने इतिहास को बता रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इतिहास बताना गलत है? मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहता हूँ। ज़्यादातर लोग जानते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। इतिहास क्या है? किसने लिखा इतिहास? क्या आप वहाँ पर मौजूद थे? क्या हम वहाँ पर मौजूद थे? क्या दूसरे लोग मौजूद थे? विजेता इतिहास लिखते हैं। जो जीतता है उसका इतिहास लिखा जाता है और वो अपने ढंग से इतिहास लिखवाता है। विजेताओं की तारीफ करने के लिए पहले भांड हुआ करते थे, भाट हुआ करते थे, अलग अलग प्रकार के कवि हो जाया करते थे, बड़ी बड़ी पुस्तकें लिख दी जाती थी जिसमें चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके लिख दिया जाता था। अगर आप राजाओं की कल्पना करते हैं ना अपने, चाहे वो मुगल रहे हों देश पर कब्जा करने वाले, या फिर आपके राजपूत राजा या गुज्जर राजा, जिस तरह की तस्वीरें आप देखते हैं ना, उन तस्वीरों को यदि गूगल पर कुछ मिल जाएंगी। आप सर्च करके प्राचीन इतिहास में देखिएगा राजाओं को, बड़ी सड़ियल सी शक्ल, ऐसी ही उनकी रानियों की शक्ल हुआ करती थी, बड़ी सड़ियल सी शक्ल होती थी, हालत खराब हुआ करती थी। अगर योद्धाओं की तस्वीर आप देखेंगे तो ऐसे योद्धा होते थे कि उनको धक्का दें तो वो मर जाएं, और लगता है कि पहले तो ऐसे तगड़े और ऐसा होते। कुछ फोटो देखो तो रियल में जो हकीकत है वो कुछ और है, बता दी गई है कवियों के द्वारा वो कुछ और है। ज़्यादातर ऐसा होता है और ये सभी जातियों के साथ है भाई। जो यहाँ पर मुगल आए थे ना, उनके जो अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं, आप कहीं लाल किले वगैरह में जाकर, म्यूजियम वगैरह में जाकर के देखें तो ऐसा लगेगा उन तलवारों को लेकर के मेरे सामने अगर 20 आ जाएं तो उनको मैं थप्पड़ मार करके ख़त्म कर दूंगा। इस जिस साइज़ के वो कपड़े पहने हुए और जिस तरह की वो तलवारें हथियार लेकर के वो सामने आए हुए होंगे लोग, हम जैसी कल्पना करते हैं ऐसा नहीं होता। इतिहास को हम अलग चश्मे से देख रहे होते हैं। विजेताओं ने इतिहास लिखा हुआ होता है। पहले तो हमारे सामने इतिहास ही सही नहीं है। दूसरी बात, अगर आज आप तरक्की कर लोगे तो आपका इतिहास लोग ढूंढेंगे। अगर आपका इतिहास अच्छा होगा, कहेंगे देखो भाई पहले से ही खानदानी आदमी था, देखो भाई इतने ज़्यादा बेहतर खानदान से था, इस कुल से था, इस कुल में इतनी सारी चीज़ें थी। अगर आप बिल्कुल नीच खानदान से, गलत लोगों के बीच से उठकर आए हैं तो भी तारीफ होगी, देखो भाई इतिहास ऐसा था, लेकिन ये आदमी मेहनत से वहां पर पहुंचा। आपकी तारीफ होनी ही है, लेकिन इतिहास आपका आपके साथ जुड़ जाएगा। आप इतिहास को यदि छपवाने की बात करते हो, आपकी मर्जी से किताबों में नहीं छपेगा, लेकिन यदि आप कामयाब हो जाते हो, तरक्की कर लेते हो, तो आपके इतिहास को लोग ढूंढेंगे। अब रहा सवाल, हम अपने राजाओं की तारीफ में कुछ बात कहें या न कहें, आप किसी राजा को लेकर के लड़ रहे हैं, ये हमारा है, ये हमारा है, हमारा है। आप उस खानदान से हैं, आपकी क्या तरक्की हुई भाई उस बात से? आपके वर्तमान पर क्या फर्क पड़ रहा है? उस बात को लेकर के आप लड़ रहे हैं, आपके बच्चों पर मुकदमे होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, उनका भविष्य खराब होगा, उससे दिक्कत होगी। आप दूसरे समाज को गालियाँ देंगे, दूसरा समाज उससे बढ़कर आपको गालियाँ देगा, फिर उन गालियों का आप जवाब दोगे, वैमनस्य बढ़ेगा। इन चीज़ों का फायदा कोई दूसरा तीसरा उठा करके जाएगा, आप कमज़ोर होते चले जाएंगे। हाँ, तरक्की की बात क्या है? कोई कहे कि जाट कहे कि भाई महाराजा सूरजमल हमारा था, हाँ भाई आपका था, लेकिन हम उसे अपना भी मानते हैं और सम्मान करते हैं, क्योंकि महापुरुष हमारे भी होते हैं, सबके होते हैं। देखो भाई मिहिर भोज हमारा था, गुर्जर कहें तो राजपूत कहें हाँ भाई आपका भी था, हमारा था, सभी के होते हैं। अब राजपूत कहें मिहिर भोज हमारा था, बिल्कुल भाई आपका भी था और हमारा था, हम भाई भाई ही तो हैं, हम भारतीय ही तो हैं, हम सब मिल करके मिहिर भोज का सम्मान करेंगे। मिहिर भोज की कहीं पर आत्मा होगी, भारतीय संस्कृति के अनुसार कितना अच्छा उसे लगेगा, हमारे वंशज कितने बेहतर तरीके से रह रहे हैं, सम्मान भी बढ़ेगा, प्यार भी बढ़ेगा, तरक्की भी होगी। और जब अपने अपने अहंकार को लेकर के लड़ रहे होंगे ना, एक दिन तो आपको चुप होना पड़ेगा। आज आप जहां पर शक्ति में हैं, सशक्त हैं, वहां पर अपना वर्चस्व दिखा सकते हैं। कल दूसरा समाज है जहां शक्ति में होगा, जहां मजबूत स्थिति में होगा, अपना वर्चस्व वहां पर आपको दिखा देगा। रहा सवाल आपके उम्मीदवारों के, वो उम्मीदवार हारते चले जाएंगे।
आप वहां पर जहां वर्चस्व में है, जहां आपकी संख्या ज्यादा है, आप वहां पर किसी को हरा रहे हैं, कहीं दूसरा किसी को हरा रहा है। इस तरह से आप हारते 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 चले जाएंगे, सभी लोग पीछे हटते चले जाएंगे। इस बात को समझो, जो इतिहास आपके सामने है पूरे तरीके से बिल्कुल सही है ही नहीं। और अगर अपने इतिहास को बेहतर बनाना है तो निश्चित रूप से बाहर के लोग भी आपको ढूंढेंगे, आपको तलाशेंगे, आपका जिक्र करेंगे, दबी हुई सभ्यताओं को भी खोज खोज कर देखेंगे आखिर भारतीयों का डीएनए क्या है, जो कि इतनी तरक्की कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना बड़ा देश होकर भी एक मजबूत प्रजातंत्र को चला रहे हैं। अभी तक भी हमारे पास समय है, क्योंकि हम संसार का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है और सबसे बड़ी विविधता के साथ भी एक साथ मिलकर रहने का मादा हम लोग रखते हैं। अगर इस चीज को आगे बढ़ाते रहे तो ये बहुत बढ़ जाएगी, लोग आपके इतिहास को ढूंढेंगे। और अगर ये बिखर गया, टूट गया, तो अराजकता आएगी। आप बार बार प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन करेंगे तो अराजकता आएगी। कल दूसरा करेगा, परसों तीसरा करेगा। जब जनता मिलकर के प्रशासन के आदेशों की अवहेलना करना शुरू कर देती है, इसी को तो अराजकता कहते हैं। यहां से डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र का अंत हो जाएगा। जिस चीज के लिए आपकी पहचान है वो पहचान खो जाएगी और स्थिति ये हो जाएगी जो आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान की हो रही है। तो आपको विनाश की तरफ जाना है या तरक्की की तरफ जाना है, यह सोच आपकी है। सोच को विकसित करोगे तो आगे बढ़ोगे, वरना पीछे हट जाओगे। बस इतना है। स्वामी जी, अब इन सब चीज़ों को ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है, किसे आगे आना चाहिए? देखिएगा, मैं आपको एक बात बताता हूं। जो भी यहां पर हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, उनको सबसे पहले करना यह चाहिए कि जो छोटे छोटे युवा हैं, जो छोटी छोटी भीड़ को लेकर के आगे बढ़ते हैं, उन युवाओं की एक मीटिंग बड़े प्रतिनिधि लें। फिर दूसरे समाज के युवाओं से वो युवा बैठ करके मिलें, या वो छोटे छोटे से जो नेता हैं वो बैठ करके मिलें, जिससे समरसता भी आएगी और कुछ मुद्दों पर एकता भी आएगी। सब एक दूसरे का सम्मान करें। जो आंदोलन करने हैं, शोभा यात्रा निकालनी है, कुछ भी निकालनी है, उसके पीछे एक उद्देश्य होना चाहिए। हम सब मिल करके, हम गुर्जर, राजपूत, जाट, यादव, कश्यप, कुम्हार, तेली और सब कुछ, हिंदू, मुसलमान, सब कुछ मिल करके अगर कहीं जुल्म हो रहा है तो उस जुल्म करने वाले के खिलाफ यात्रा भी निकालें, आवाज भी उठाएं कि प्रशासन को मजबूर होना पड़े उस आदमी को सजा देने के लिए। आप लोगों की वीरता भी दिखाई देगी और न्याय के प्रति आपकी संवेदना भी दिखाई देगी, फ्रूट्स भी दिखाई देंगे। आप बार बार आयोजन करें। देखो भाई, हम आयोजन कर रहे हैं युवाओं की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए, मोटिवेशनल चीजों को दिखाएं, अपने इतिहास को दिखाएं। किस तरह से महाराणा प्रताप ने स्वतंत्रता की, अपने स्वाभिमान की रक्षा की, किस तरह से वीर शिवाजी ने रक्षा की, किस तरह से संभाजी महाराज ने रक्षा की, किस तरह से हमारे इतिहास में हमारे महापुरुष हुए हैं वो सब के हुए हैं, किस तरह से हमारे गुरुओं ने बलिदान दिया, किस तरीके से गुरु तेग बहादुर जी ने बलिदान दिया, किस तरीके से गुरु गोविंद सिंह जी ने बलिदान दिया, गुरु अर्जुन देव जी ने बलिदान दिया, किस तरीके से वीर हकीकत राय ने बलिदान दिया। ये सारी की सारी कहानियां, ये सारी की सारी चीजें अगर होती रहेंगी तो आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला बात मैं क्या कह रहा हूं कि हमारे युवा मिलकर के बात करें, मुद्दे ऐसे होने चाहिए जिससे प्रेम बढ़े। फिर वो जो युवा हैं, जो छोटे नेता हैं, वो जनप्रतिनिधि, चाहे हमारे एमपी है या एमएलए, उनको सोचना चाहिए कि जब भी ये कोई काम करने जा रहे हैं इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, इसको देख करके उनको अपने पास बुलाएं, उनको प्यार से समझाएं, हाथ जोड़कर समझाएं। आपके बच्चे हैं भाई, जरूरत के लिए हाथ जोड़ सकते हैं। अगर नहीं मान रहे, कुछ को डांटना डपटना हो, डांट डपट करके समझाएं। जिस भी तरीके से आप एक अभिभावक की तरह से उन्हें समझाएं, बैठाएं, और कुछ भी अनिष्ट होने वाला हो उससे पहले रोक दें। क्योंकि एक अनिष्ट यदि आप सोच रहे हैं कि इससे आपको राजनीतिक लाभ मिल सकता है, निश्चित रूप से उससे राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा, आप पीछे हट जाएंगे। आपको बाद में पता चलेगा कि आपने क्या क्या चीजों को खो दिया है। इसलिए कि कुछ गलत हो उससे पहले आपके जो छोटे छोटे से नेता हैं वो मिलकर के मीटिंग्स करते रहें, दूसरे समाज के लोगों के साथ में मिलकर के मीटिंग करते रहें, और फिर जो बड़े नेता हैं वो उन लोगों के साथ में मिलकर के बैठ करके बात करें, लोगों के बीच में आए, समरसता बढ़ाने के लिए काम करते रहें। ऐसा ही नहीं कि केवल राजनीतिक प्रोग्राम हो, बहुत सारे राजनीतिक प्रोग्राम होते हैं, उनके अलावा इस तरह के सामाजिक समरसता के काम भी होने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे बीच में यह जो दलित और सवर्ण की खाई कई बार बढ़ रही है, ये इतनी है नहीं जितनी दिखती है। क्योंकि कई बार वो आदमी दलित है ही नहीं जो दलित बनकर के कमेंट कर रहा है। आप दलितों को गाली दे रहे हैं, आपके मुंह से वो गालियां सुनकर के आगे और गालियां दे रहे हैं। शुरुआत किसने लगाई? उस आईडी ने, जो कि वास्तव में दलित थी ही नहीं। तो आपके सामने गलत आईडी के रूप में लोग आकर के समाज को बांटने का जो काम कर रहे हैं, इनको भी आपको पहचानना होगा, इनके खिलाफ काम करना होगा। यदि इन सारी चीजों की
तहत आप काम करेंगे तो ये बेहतर होगा। और आखिर में और सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वह होती है धर्मगुरुओं की। खाली मंदिर में बैठकर, मठ में बैठ करके आप केवल परमात्मा का नाम बता रहे हैं या फिर झूठ मूठ की कहानियां बताकर आप कथाएं कर रहे हैं, तो फिर इनसे भी काम नहीं चलने वाला है। जब समाज में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आप भी समाज के निर्देशक हैं। आप समाज में जाएं और लोगों को अच्छी बात बताएं, उन्हें समझाएं, और अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी आप रिक्वेस्ट करें, प्रार्थना करें, उन्हें बताएं, समझाएं या आदेश दें, कुछ भी करें, लेकिन जो भी कुछ गलत हो रहा हो उसके खिलाफ आप खड़े होकर के काम करें। यदि ये सारे काम होंगे तो बेहतरी होगी, वरना इस अहंकार की लड़ाई का कभी भी अंत नहीं हो सकता। अहंकार की लड़ाई तो एक घर में भी हो जाती है ना। माँ कहती है कि बेटा मेरा है, वो मेरा चलेगा, बहू कहती है कि नहीं मेरा पति है, मेरा चलेगा। अहंकार की लड़ाई सदियों से सास बहू में एक दीवार का कारण बन रही है। भाई भाई में दीवार का कारण बन जाती है। भाई से अपना कौन हो सकता है भाई? एक माँ के पेट से आए हैं, एक बाप का डीएनए है, एक खून है, लेकिन कोई दुश्मन हो या ना हो, भाई दुश्मन है। ये इसलिए कि वो अहंकार की लड़ाई हो जाती है, स्वार्थ की लड़ाई हो जाती है। स्वार्थ और अहंकार को छोड़कर जब समाज आगे आएंगे तो समाज तरक्की करेंगे। और जो इसके खिलाफ भाषण देकर आपको उकसा रहा है या फिर आपके इस तरह के कार्यक्रमों का हिस्सा बन करके जो कि दूसरे समाज पर आक्षेप कहीं ना कहीं लग रहे हैं या कहीं पर अभद्र लोग आपके पीछे उनका हिस्सा बन करके आपका नेतृत्व कर रहे हैं, वो आपके सबसे बड़े शत्रु हैं, वो मूर्ख प्रतिनिधि हैं। इस तरह के प्रतिनिधियों से बचना है। जो प्रेम की बात बताएं, आपको साथ लेकर के चलें, आपकी तरक्की के लिए काम करें, वो आपके अच्छे प्रतिनिधि हैं। एक प्रतिनिधि जब कुछ गलत होने वाला हो खामोश बैठा हुआ है तो वह भी कटघरे में खड़ा है, और जब आप गलत कर रहे हैं कोई वहां पर आपका गलती में साथ दे रहा है वह भी कटघरे में खड़ा है। एक साधु जो कि कुछ मर्यादाओं को अपने झूठ मूठ की मर्यादाओं को अपने ऊपर चिपका करके ऐसी स्थिति में खामोश बैठा है वह भी कटघरे में खड़ा है। तो इसलिए जो मैंने समाधान बताए हैं, इन समाधानों के अलावा कोई समाधान नहीं है। हम सभी अपने कर्तव्यों को पहचानें। जो बोलना जानते हैं, जो कहना जानते हैं, जो समाधान करना जानते हैं, अगर वही खामोश रहेंगे तो वो सबसे बड़े गुनहगार हैं। बस इतना है। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।